मोबाइल उधर रख लीजिए पहले। जय हिंद विद्यार्थियों। हमको बड़ा एक अजीब सी बात आज समझ में आई। ये कहीं पर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी हमने ऑफलाइन में आप लोगों को सुनाया भी। अचानक मुझे याद भी आ गई। क्या जानते हो? अगर 2 भाई है, 3 भाई है एक घर में, और वो अगर कुंवारा है, शादी ब्याह नहीं किया, तो कभी भी वे सब भाई एक दूसरे को गोतिया कह करके संबोधित नहीं करेंगे। क्या? लेकिन जैसे ही चूड़ी खनक जाती है उसके कानों में, ये हमार गोतनी है, वो हमार मंझली गोतनी, वो हमार बड़की गोतनी है। इतना डिफरेंस आ जाता है जी, इतना डिफरेंस आता है। बहरहाल जो भी हो, आज का जो सवाल है, आज के सवाल में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं कि कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कलिंग युद्ध, कलिंग को अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? उड़ीसा। कलिंग युद्ध जब हुआ, सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में जब युद्ध जब होता है, तो फिर सम्राट अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उसके जीवन पर, अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी मैं बात को बता देता हूं कि आखिर अशोक कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसका वजह क्या था। एक दो कारण मैं सिंपल से मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद उसके जीवन के प्रभाव की तरफ हम लोग चलेंगे। जब कलिंग युद्ध जब होता है और सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन जब हो जाता है, आइए जानते हैं कि कलिंग पर आक्रमण करने का सम्राट अशोक का वजह क्या था। समझ रहे जी? सम्राट अशोक ने जब राज्याभिषेक किया, अर्थात जब राजा जब बना, राजा बनने के 12 वर्ष के बाद, राजा बनने के 12 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। किसके ऊपर? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। वह समय था सन 261 बीसी में। कब आक्रमण किया था? सन 261 बीसी में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। समझ रहे जी बात को? आखिर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने का इसका मुख्य वजह क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को एक आदेश भेजता है, और उस आदेश में सम्राट अशोक यह कहता है कि कलिंग का साम्राज्य हमारे हवाले कर दो, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के हवाले कर दो। लेकिन कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद ने उसकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और समय होता है सन 261 बीसी का वह वक्त होता है। इनकार जैसे ही करता है कि कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इतनी भयंकर युद्ध छिड़ जाती है सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच, जिसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतनी भयंकर युद्ध छिड़ जाती है कि 1 लाख लोगों की उसमें हत्या हो जाती है। कम से कम तो 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। कलिंग का कोई भी एक ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में कोई विधवा स्त्री नहीं होगी। जब पुरुषों को पूरी तरह से मार काट के एकदम पूरी तरह से एकदम खून की गंगा जब नदियां जब बहा दिया सम्राट अशोक ने, सारे पुरुष, बच्चे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब किस्म के लोगों को एकदम पूरी तरह से काट के एकदम पूरी तरह से एकदम बिछा दिया सम्राट अशोक के सेनाओं ने। एक का घर में विधवा महिलाएं बन गई थी, और वे जब ये सब विधवा महिलाएं जब सम्राट अशोक के सेनाओं से जब युद्ध करने के लिए जब आई, तो इस दृश्य को देख करके सम्राट अशोक का मन द्रवित हो जाता है और उसका हृदय पिघल जाता है, और उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया, अर्थात दिग्विजय की नीति को त्याग करके उन्होंने धर्म विजय की नीति की रास्ता पर वह चल देता है। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने के उन्होंने दुस्साहस क्यों किया, इसकी वजह क्या हो गई थी कलिंग पर आक्रमण करने का। तो सबसे पहली बात यह है कि कलिंग जो था वह सामरिक दृष्टि से कलिंग एकदम महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से सम्राट अशोक के लिए सामरिक दृष्टि से कलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण था।
कलिंग ने उत्तर भारत से लेकर के पश्चिम भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक इन तीनों क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार एकदम कर चुका था। साम्राज्य का विस्तार तो कर लिया, लेकिन उसका साम्राज्य विस्तार का सपना दक्षिण भारत के तरफ अधूरा रह गया था। और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए, दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सबसे बड़ा अभेद किला जो था वह कलिंग था। इसका मतलब कि दक्षिण भारत के तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन से युद्ध करना पड़ा उसको। समझ रहे बात को? तो इसका मुख्य वजह दक्षिण भारत में सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार वह दक्षिण भारत में सम्राट अशोक इसलिए करना चाहता था क्योंकि दक्षिण भारत जो था ना, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए, जब साम्राज्य विस्तार करने के लिए अशोक जब जा रहा था तो सबसे बड़ा रोड़ा जो था वह कलिंग था, क्योंकि कलिंग जो था स्थल मार्ग जल मार्ग पर कलिंग का ही नियंत्रण था। दक्षिण भारत जाने के लिए स्थल मार्ग और जल मार्ग, इन दोनों मार्गों पर कलिंग का ही नियंत्रण था। इसलिए कलिंग से ही सबसे पहले इसको युद्ध करना पड़ा, कलिंग के राजा के पास ही युद्ध करना पड़ा। समझ रहे जी? और वह दक्षिण भारत पर वह आक्रमण इसलिए करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार इसलिए करना चाहता था क्योंकि दक्षिण भारत से क्या कर सकता था, वह दक्षिण पूर्वी देशों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। दक्षिण और पूर्व के जितने भी सारे जो देश हैं उन सभी देशों पर सम्राट अशोक अपने नियंत्रण को स्थापित कर सकता था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। समझ रहे जी बात को? अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। लेकिन बाबू जान लो, जब सम्राट अशोक जब कलिंग से युद्ध करके एकदम मार काट करके एकदम मचा करके जब आया ना, जब घर जब वापस आया तो एकदम सम्राट अशोक का मुंह एकदम लटकल था, एकदम निराश था, एकदम निराश था। बहुत बड़ा नरसंहार कर दिया था ना, एकदम मुंह लटका हुआ था सम्राट अशोक का। अब सम्राट अशोक का एकदम मुंह लटका हुआ, अब ओकर जनी उनी तो पूछबे करेगा जी काहे इतना मुंह लटकाए हैं, का हो गया है, कुछ बताइएगा। पूछेगा कि नहीं? जब पूछेगा तो देखो, जब मरल लोग जब टेंशन में जब होता है तो केकरो बात को नहीं सुनता है। क्या? केकरो बात को नहीं सुनता है। लड़का लोग जब एकदम गुस्सिया के रहता है, जब गुस्सा में जब रहता है, पुरुष लोग जब गुस्सा में रहता है किसी से बात नहीं करेगा, उसको अकेला अच्छा लगने लगता है, अकेला किसी से अपनी दर्द को बयां नहीं करेगा। उसी तरह से सम्राट अशोक अपनी दर्द का किसी के पास बयां ही नहीं कर रहा था। आई उसकी पत्नी पूछने के लिए कि काहे इस प्रकार से निराश बैठे हैं, क्या जी क्या हो गया है, बताइएगा कुछ। तो कुछ बतेबे न करे, कुछ बतेबे न करे। ऊपर से गरिया दिया, भाग यहां से, भाग दूर, बाढ़ आया यहां पर आई है पूछने के लिए, तेल मालिश करने के लिए। ऐसा हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन सम्राट अशोक का एक भाई जिसका नाम था निग्रोथ, जिसका नाम था निग्रोथ, निग्रोथ एकदम सम्राट अशोक का जो भाई था वह निग्रोथ बड़ा शांत स्वभाव का था, एकदम बहुत ही शांत स्वभाव का। किसी से ने कोई ज्यादा बातचीत, न राजा न राज न पाट न धन दौलत से किसी से उसको कोई बहुत ज्यादा मतलब था ही नहीं। अब सम्राट अशोक को लगा कि बेटा ये हमारे भैया इतना शांत कैसे रहता है, सो हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई, इतना ये शांत कैसे रहता है निग्रोथवा, हमारे भैया ये इतना शांत कैसे रहता है। तो सम्राट अशोक ने अपना भैया निग्रोथवा से पूछ लिया कि भैया जरा बताएगा कि आखिर तुम इतना, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी धन दौलत है, इतने बड़े साम्राज्य का हमने विस्तार कर दिया है, दिग्विजय मैं कहलाता हूं, है ना जी, दिग्विजय मेरा नाम है, हम खुश नहीं रह पाते हैं, आखिर तुम्हारे पास कुछ नहीं तो तुम्हें इतना खुश कैसे रहता है, तुम्हें इतना शांत कैसे रहता है, जरा बता। तो तब निग्रोथवा बताता है, जानते हैं हम बौद्ध धर्म के अनुयायी, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम बौद्ध धर्म के विचार पर चलते हैं, इसीलिए इतना शांति है। तब सम्राट अशोक ने बोला अरे छोटा, इसका मतलब हमको भी बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म अपनाने का प्रेरणा उसको अपने भाई निग्रोथ से ही प्राप्त हुआ। किसको? सम्राट अशोक को। बौद्ध धर्म को नहीं, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे प्राप्त हुआ? बोलो। निग्रोथ किसका भाई था? अशोक का। जब उससे प्रेरणा मिल गया, उसको बौद्ध धर्म में प्रवेश करने का प्रेरणा मिला, उसको उत्साह थोड़ा सा मिला, तब उपगुप्त
उपगुप्त ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षा दिला दिया। क्या ये बौद्ध धर्म में आपका स्वागत है? किसने? उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म की शिक्षा उसको किसने दिया? उपगुप्त ने। और बौद्ध धर्म की प्रेरणा उन्होंने किससे प्राप्त किया? निग्रोध से। निग्रोध कौन था? अशोक का भाई था। समझ रहे जी? और इस प्रकार से सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अर्थात 261 बीसी में जो वहां पर नरसंहार जो हुआ, जो युद्ध जो हुआ, इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने दिग्विजय की नीति को त्याग करके, दिग्विजय की नीति को त्याग करके धर्म विजय की साम्राज्य नीति को अपना लिया उन्होंने। दिग्विजय का मतलब क्या होता है? दिग्विजय का मतलब होता है अपने साम्राज्य के क्षेत्रों का विकास करना। जब अपने क्षेत्रों का, साम्राज्य का जब विस्तार जब करेगा तो युद्ध तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिग्विजय की नीति को त्याग दिया और धर्म विजय की नीति को अपने साम्राज्य का आधार बनाया उन्होंने। और उसके बाद इसके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ गया, एक एक करके मैं आपको अब बताने के लिए जा रहा हूं। समझ रहे जी? हाँ, समझ में आ गया ना इतना? ठीक है जी? हेलो, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आइए अब हम लोग जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि उन्होंने दिग्विजय की नीति को त्याग करके धर्म विजय की नीति को अपने साम्राज्य में उन्होंने लागू किया, और जब लागू किया तो उसके जीवन में कितना भयंकर परिवर्तन आता है सम्राट अशोक के जीवन में, जानने के लिए वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और जो भी एस्केप करेंगे वे जानकारी उसकी अधूरी रह जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आइए जानते हैं कि आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। किसके बाद प्रभाव क्या क्या पड़ता है? प्रभाव किसका? किसके जीवन पर? अशोक के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आप लोग जान जाइए। पहला, जन सेवा। जन सेवा। प्रभाव, ठीक तो है रे? प्रभाव, जन सेवा। सम्राट अशोक ने अपने जीवन को किसमें लगा दिया? जन सेवा में। जन सेवा कहने का मतलब, अभी तक ओकरा पर एकदम भूत चढ़ल था कि पूरा भारत में साम्राज्य विस्तार कर लिए हैं, पश्चिम भारत में साम्राज्य विस्तार कर लिए हैं, उत्तर भारत में ईरान अफगानिस्तान तक हम साम्राज्य का विस्तार कर लिए। एकदम ओकरा पर भूत सवार रहता था, एकदम साम्राज्य का विस्तार करो, साम्राज्य का विस्तार करो, क्षेत्र का विस्तार करो। इन सारे चीजों को त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को जन सेवा में लगा दिया, अर्थात लोगों की सेवा में उन्होंने लगा दिया। ये पहला प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा। समझ रहे जी? उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि सम्राट अशोक ने राजवैभव, क्या? राजवैभव को क्या कर दिया? राजवैभव को त्याग दिया। राजवैभव को त्याग दिया कहने का मतलब कि सोने के सिंहासन पर एकदम बैठा रहता होगा। क्या कर दिया? त्याग दिया राजवैभव को। राजा की जो सुख शांति जो होती है, वो सुख शांति को उन्होंने त्याग दिया और अपने जीवन को किस में लगा दिया? गरीबों की सेवा में लगा दिया। गरीबों की सेवा में, गरीबों की सेवा में लगा दिया। किससे प्रभावित होकर? बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर। तो कलिंग युद्ध के बाद आपने देखा कि सम्राट अशोक के जीवन पर पहला प्रभाव क्या पड़ा? उसका जीवन क्या हो गया? जन सेवा में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। समझ में आ रहा है जी? पहला प्रभाव क्या पड़ा? सम्राट अशोक ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया, गरीबों की सेवा, गरीबों की मदद करने में लगा दिया। समझ रहा ना? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कब से? कलिंग युद्ध के बाद से। समझ रहे जी? कलिंग युद्ध में कितने लोगों की हत्या हुई थी? लगभग कितने लोग घायल हुए थे? 1.5 लाख। कोई भी एक ऐसा कलिंग का घर नहीं होगा जिसके घर में एक विधवा नहीं होगी। सोच लीजिए, इतना बड़ा एकदम नरसंहार, इतना बड़ा युद्ध, खून की नदियां बह गई थी।
उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उसके जीवन पर पहला प्रभाव जन सेवा, अर्थात उन्होंने राज वैभव को, राजा की जो सुख शांति का वैभव जो होता है, चकाचौंध एकदम जिंदगी जो होती है क्या, उसको उन्होंने त्याग दिया और गरीबों की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। समझ रहे जी। दूसरा प्रभाव इसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है सो देखिए, आदर्श शासक। क्या? आदर्श शासक। आदर्श शासक का मतलब, आदर्श शासक का मतलब क्या होता है? आदर्श शासक का मतलब नैतिक ज्ञान। नैतिक ज्ञान को उन्होंने बढ़ावा दिया। आज भी बच्चे लोग मॉरल साइंस पढ़ता है ना, नैतिक ज्ञान का उदाहरण क्या क्या है? कोई बता सकते हो नैतिक ज्ञान का उदाहरण? अब जैसे मान लेते हैं कोई बूढ़ बुजुर्ग आदमी, वो बेचारा ठीक से नहीं चल पा रहा है, सड़क पार कर रहा है और उसको इतना डर है कि कभी इधर से गाड़ी आती है, कभी इधर से गाड़ी आती है। कोई नेक इंसान गया तो उसका हाथ पकड़ के क्या कर दिया, सड़क उसको पार कर दिया। ये नैतिकता कहता है कि नहीं? तो सम्राट अशोक ने उसके साम्राज्य में जितने भी सारे जो जनता है उसके अंदर नैतिक ज्ञान का उत्थान हो, मोरल ज्ञान उसके अंदर विकसित हो, इसके लिए उन्होंने अपने आप को एक आदर्श शासक अपने आप को घोषित किया। नैतिक ज्ञान के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महामात्रों की नियुक्ति किया। इन्होंने किसका नियुक्ति किया? महामात्रों की नियुक्ति। महामात्रों की नियुक्ति कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने साम्राज्य में धार्मिक कर्मचारियों की नियुक्ति की। धर्म का, नैतिकता का विस्तार करने के लिए धर्म महामात्रों की उन्होंने नियुक्ति की, जो साम्राज्य में प्रजा के पास घूम घूम करके जा करके नैतिकता की पाठ पढ़ाता था और बौद्ध ज्ञान के बारे में उन सबको बताता था। और इस प्रकार से उसके जीवन के ऊपर ये दूसरा प्रभाव पड़ा। क्या? नैतिक ज्ञान। और नैतिक ज्ञान के विस्तार करने के लिए उन्होंने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। धर्म महामात्रों की नियुक्ति कहने का मतलब क्या हुआ? धर्म के प्रचार करने के लिए, लोगों में नैतिक ज्ञान का विस्तार करने के लिए इन्होंने महामात्रों की नियुक्ति की, है ना जी। और इन्होंने क्या कहा? सभी प्रजा। क्या? सभी प्रजा। सम्राट अशोक का स्वयं यह कथन है, सम्राट अशोक का स्वयं कथन है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। सभी प्रजा क्या? मेरी संतान है। इस शब्द से ही पता चलता है कि वह एकक अपने साम्राज्य के एकक व्यक्ति को अपना परिवार का एक अंग मानता है। अर्थात उन्होंने अपने आप को एक आदर्श शासक स्थापित किया। कब से? कलिंग युद्ध के बाद से। और इस प्रकार से उसके जीवन पर यह दूसरा प्रभाव पड़ा। क्या? आदर्श शासक के रूप में उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने आप को स्थापित किया। समझ रहा है जी? अरे कौन सी कर रही है रे? काची कर रही है? हाँ, मुंडा मातबरत पर जो फूलगोभी टाइप के जो बांध लेती है, छोट छोट केस रह, का दिक्कत है? नहीं ना, हम जा चुप हो गया। चलिए, तीसरा प्रभाव इसमें देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार। क्या किया इन्होंने? बौद्ध धर्म का क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार किया। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए देख लो, बौद्ध धर्म इसके मन में इतना गहराई से जम गया, इतना गहराई से घुस गया कि जानते हो, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने साम्राज्य में महामात्रों को तो नियुक्ति तो किया ही। समझ रहा ना जी? सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और उसका बेटा महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। अपनी बेटी संघमित्रा को कहां पर भेजा था जानते हो? मान लेते हैं भारत है, श्रीलंका हमारे देश का भी पड़ोसी देश है ना जी। हमारे देश का पड़ोसी देश श्रीलंका कहां पर है? यहाँ पर नहीं देखते हो, यहाँ पर ये इतना बड़ के सानिया मिर्जा के नथुनिया टाइप की जो लटकल है, ये नहीं श्रीलंका है? श्रीलंका यहाँ पर श्रीलंका है। भारत के
यहाँ पर नीचे जो लटकल है, इस प्रकार से लटकन है, सानिया मिर्जा के नथुनिया टाइप का नहीं देखते कि लटकल रहता है, सो ये है श्रीलंका। तो यहाँ पर अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। समझ रहा जी? सानिया मिर्जा का नथुनिया देखे हो ना आप लोग? नहीं देखे? जब वो मतलब क्रिकेट का एकदम पूरी तरह से एकदम सुपरस्टार, क्रिकेट का बोलते हैं, सॉरी यार, ये क्या कौन सा खेल का? बैडमिंटन का। तब वो क्या हो गई थी उस वक्त, एकदम बहुत फेमस एक तो गाना चला था, सानिया मिर्जा के नथुनिया जान। तो उसी प्रकार से सानिया मिर्जा के नथुनिया टाइप के श्रीलंका भारत के नीचे एकदम लटकल रहता है। यहाँ पर संघमित्रा को भेजा था। किसको? संघमित्रा को। और महेंद्र को कहाँ भेजा था? महेंद्र को चीन भेजा था। क्या चीज का प्रचार करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघमित्रा को। और किसको? महेंद्र को। समझ रहा ना जी? महेंद्र को कहां पर भेजा? और संघमित्रा को कहां पर भेजा? श्रीलंका भेजा था। समझ रहा ना जी? तो आखिर ये कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन में आए प्रभाव के बारे में हम बताओगे कि इतना ज्यादा उसके हृदय में, इतना ज्यादा उसके जीवन में एकदम भयंकर परिवर्तन आ गया। कब हुआ? कलिंग युद्ध में वह हृदय विदारक परिदृश्य को देख करके, उस सीन को, इस दृश्य को देख करके इसका मन द्रवित हो गया और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ना ना बाबा ना, बौद्ध साम्राज्य का विस्तार हो गया, बौद्ध सोने के सिंहासन पर बैठ गया, अब शांति और सुख एकदम चाहिए। समझ रहा जी? चौथा प्रभाव देखिए कि इसका, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? प्रजा का नैतिक उत्थान। किसका? प्रजा का नैतिक उत्थान। प्रजा के नैतिक उत्थान का मतलब, प्रजा का नैतिक उत्थान का मतलब क्या होगा? प्रजा का नैतिक उत्थान कहने का मतलब सम्राट अशोक ने, यहाँ पर इसको तार लगा, थोड़े से बहुत ज्यादा लूज हो गया है, इसको थोड़ा सा लगा वहां पर। तो सम्राट अशोक ने प्रजा में अपने नैतिक उत्थान करने के लिए, भले ही सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म में अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य धर्मों के प्रति उन्होंने अपने आप को सहिष्णुता बनाए रखा। अर्थात बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाने के बावजूद भी ऐसी बात नहीं कि सम्राट अशोक ने दूसरे धर्म को धत तेरी का कह दिया। सो दूसरे धर्म का भी उन्होंने आदर किया। समझ रहा जी? और साम्राज्य, अब मान लेते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन उसके साम्राज्य के सभी लोगों ने तो नहीं अपना लिया होगा ना। तो अपने साम्राज्य के लोगों में नैतिक उत्थान करने के लिए उन्होंने यह संदेश दिया कि भले ही मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया है, बौद्ध धर्म को मैंने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बावजूद मैं सारे धर्म का मैं सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, उसी प्रकार से हमारे साम्राज्य के सभी जनता को, सभी नागरिकों का भी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अर्थात धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया सम्राट अशोक ने। ऐसा नहीं है आजकल के तरह के हम फलाने धर्म के हैं तो दूसरा धर्म धत तरीके तोर धर्म में धर्म है, ऐसा उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। समझ रहा जी बात को? क्या नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है? हाँ, तो देखा आपने, चौथा प्रभाव था यह। अब देखिए इसमें पांचवा प्रभाव क्या था? क्या समझ रहे हैं? धार्मिक, क्या? धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता का मतलब क्या हो गया? धार्मिक सहनशीलता का मतलब बौद्ध धर्म मानने के बावजूद भी उन्होंने क्या कहा? सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धार्मिक सहनशीलता, समझ रहे जी? सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। अगला प्रभाव इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कला एवं साहित्य। क्या? कला एवं साहित्य, है ना जी? कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य का भी सम्राट अशोक ने खूब ज्यादा विस्तार किया, कला एवं साहित्य का भी विकास किया। कला एवं साहित्य का विकास में, जैसे उस जमाने में एकमात्र विश्वविद्यालय हुआ करता था, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय भी किस देश की सीमा में चला गया है?
पाकिस्तान के सीमा में चला गया। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था विद्या अध्ययन करने के लिए। तक्षशिला, क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस वक्त कहाँ पर था? भारत में था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने वेद के ज्ञान के लिए, साहित्य के ज्ञान के लिए, समझ रहे जी, साहित्य के ज्ञान करने के लिए, गणित का ज्ञान करने के लिए, समझ रहे जी, गणित का ज्ञान करने के लिए, विज्ञान का, कला का, ज्योतिषी, है ना जी, ज्योतिष विज्ञान, इन सबों के क्षेत्रों में उन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया ताकि लोगों में ज्ञान का विकास हो, कला का विकास हो, विज्ञान का विकास हो, नैतिकता का विकास हो। इसलिए उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन सबों का विस्तार करने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया। किसने? सम्राट अशोक ने। ये सारा प्रभाव जितना भी जो देख रहे हैं कि सारा प्रभाव कब हुआ? सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद से इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि उसके जीवन में कितना ज्यादा प्रभाव हो गया। लोक कल्याण, इन्होंने दूसरा भी काम किया। क्या? लोक कल्याण के कार्य। लोक कल्याण का कार्य एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? अभी जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने राजा को वोट दे करके चुनते हो ना, राजा एक तरह की समझ लो, वोट दे करके चुनते, तो उस राजा से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि हमारा वो कल्याण करे, सड़क की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, यातायात की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे। ये लोक कल्याण का काम हो गया ना। उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद लोगों के कल्याण करने के लिए कई सारे लोक कल्याणकारी कार्य को उन्होंने किया। जैसे क्या क्या किया? यातायात के साधन के लिए उन्होंने क्या बनाया? सड़क बनाया। सड़कों के किनारे छायादार कौन सा लगाया? छायादार वृक्ष को लगा दिया उन्होंने, समझ रहे जी, छायादार वृक्ष को लगाया। लोक कल्याण करने के लिए अस्पताल का निर्माण करवाया। क्या? अस्पताल का निर्माण कराया। मनुष्यों के भी इलाज करने के लिए और घायल पशु पंछियों के भी इलाज करने के लिए इन्होंने क्या किया? पशुओं के लिए भी अस्पताल का निर्माण किया गया। जगह जगह तालाब, जगह जगह पानी की व्यवस्था, जगह जगह धर्मशाला का स्थापना किया जहां पर राही लोगों को आराम मिल सके, लोग विश्राम कर सके। ये सभी सब लोक कल्याण का कार्य किया। किसने? सम्राट अशोक ने। लेकिन ये सारे परिवर्तन कब आया? कलिंग युद्ध के बाद आया। अगला प्रभाव इसके बारे में अब देख लीजिए, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की नीति को इन्होंने क्या किया? साम्राज्य विस्तार की नीति को उन्होंने क्या किया? अरे त्याग दिया ना। मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लगभग तो उन्होंने चारों दिशाओं में अपने दिग्विजय की कृति को स्थापित कर चुका था, है ना जी। लेकिन उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति को पूरी तरह से क्या कर दिया? परित्याग कर दिया एकदम। अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने धर्म की नीति को अपनाया, दिग्विजय की नीति को उन्होंने त्याग कर दिया। समझ रहे हैं? ये सभी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है पड़ोसी देशों के साथ। किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ। आज भी देखते हो ना कि कोई भी देश को पड़ोसी देशों के साथ किसी भी देश को क्या करना पड़ता है? एक अच्छा संबंध स्थापित करना पड़ता है। देखो, आपस में पड़ोसी लोग चाहे जितना भी लड़ जाए, कितनों भी खून खराबा हो जाए, भयंकर युद्ध हो जाए, सब कुछ कर सकते, लेकिन क्या भारत अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को बदल सकता है क्या? चाहे पाकिस्तान कितनों कुछ कर लेगा, क्या भारत को बदल सकता है कि नहीं? भारत के जगह पर कोई दूसरा देश को हम बसा देंगे, पड़ोसी तो नहीं बदल सकता है ना। इसलिए संबंध तो बेहतर तो रखना ही पड़ता है। तो सम्राट अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या किया? बेहतर संबंध स्थापित किया। पड़ोसी देशों को दवाई दिया, चिकित्सा भेजा, औषधि भेजा, तमाम तरह के चीज़ों को
भेजा। जिस प्रकार से हमारे देश में जब कोरोना का काल जब चल रहा था तो भारत ने अपने देश में ही कोरोना से निपटने के लिए बहुत पर्याप्त व्यवस्था किया, लेकिन अगल बगल के अन्य दूसरे देश भी जो गरीब देश था उन सभी देशों को भी भारत ने कई सारे टेक्नोलॉजी, कई सारी दवाइयों को दिया था। भारत ने मानवता के नाम पर, युद्ध की बात अलग है लेकिन मानवता के नाम पर। उसी प्रकार से सम्राट अशोक भी अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या करता था, चिकित्सा भेजता था, दवाई भेजता था, धर्म प्रचारक भेजता था। जिस प्रकार से श्रीलंका में अपनी पुत्री को संघमित्रा को भेजा, चीन में अपना बेटा महेंद्र को भेजा। साम्राज्य विस्तार की नीति को क्या किया इन्होंने, त्याग करके धर्म विस्तार की नीति को अपनाया। समझ रहे जी बात को, धर्म विस्तार की नीति को इन्होंने अपनाया और अच्छे देशों के अन्य देशों के साथ भी क्या किया, अच्छा संबंध बनाए रखा। समझ में आ गया ना, अन्य देशों के साथ भी इसका बेहतर संबंध बना करके इन्होंने रखा। ये हमने जितना भी 10, 11, 12 परिवर्तन जो दिखाया हमने अभी आप लोगों को बताया, ये परिवर्तन कब हुआ, ये परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद ही हुआ। समझ में आ गई बात। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, जोर से बोलो, कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में, है ना जी। कलिंग के राजा पद्मानंद ने, अनंत पद्मानंद और सम्राट अशोक के बीच में हो गया था। समझ रहे ना जी बात को। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बताया कि सम्राट अशोक के द्वारा जब कलिंग पर जब आक्रमण किया तो उसका जीवन, उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गया और वह दिग्विजय की नीति को त्याग करके उन्होंने धर्म प्रचार की नीति को उन्होंने अपनाया और विश्व में शांति और अहिंसा का उन्होंने परिचय दिया। समझ गए जो बात को। चलिए धन्यवाद, आप अपना विशेष ख्याल रखें।